नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आशीष कुमार है और मैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के मानविकी विद्यापीठ संस्कृत संकाय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। पिछली कक्षा में हमने जिस विषय पर चर्चा की थी उसका नाम था पत्र लेखन का प्रयोजन एवं प्रकार, और आज इस कक्षा में जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है पत्र लेखन की शैली एवं भाषा। पत्र लेखन की शैली वास्तव में सही ढंग से पत्र लिख पाना एक कला है। यदि आप अपेक्षित भावों और सूचनाओं का संप्रेषण समुचित रीति से कर पाने में सफल नहीं होते या सफल होते हैं तो आपका पत्र लेखन सार्थक हो जाता है। यदि आपको किसी संस्था या कार्यालय से कोई पत्र मिलता है और आपसे कोई सूचना मांगी जाती है, तो जब तक आप सही ढंग से पत्र का उत्तर नहीं लिखेंगे तब तक संभव है कि आपकी सूचना समुचित स्थान पर या समुचित रीति से ना पहुंचे। अपेक्षित बातों को यथोचित प्रकार से प्रकट नहीं कर पाने के कारण आपके कार्यों में अनावश्यक रुकावटें आकर खड़ी हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी बैंक ने आपसे आपने वहाँ पर खाता खोलने के लिए अप्लाई किया है, तो उन्होंने कुछ आपसे कागज़ मांगे और कुछ जानकारियाँ मांगी। तो उन्होंने आपसे पूछा कि आप अपना जो है घर का एड्रेस और पिन कोड, मोबाइल नंबर, ये सब चीज़ लिखिए और अपना पति या पत्नी का नाम, अगर विवाहित हैं तो ये लिखा। आपने वहाँ पति और पत्नी के नाम की जगह पिताजी का नाम लिख दिया और भेज दिया, तो वो यदि वहाँ पे छप गया आपकी पासबुक में या आपके जहाँ पे डिटेल्स है खाते में, तो समस्या किसको होगी? कल को मान लीजिए आपने उनको नॉमिनी बनाया, आपने वहाँ लिखा पत्नी आपका नाम कुछ और है और नॉमिनी में आपने पत्नी को रखा, लेकिन वहाँ क्योंकि पिताजी का नाम जा चुका है तो पिताजी नॉमिनी हो गए, या उसको जस्टिफाई करने में समस्या आपको आएगी। तो आपको ये देखना पड़ता है कि सूचना क्या मांगी गई है, उसको समझना एक अलग चीज़ है, और उसका सही शैली में सरल शब्दों में उसका उत्तर देना ये एक अलग शैली होनी चाहिए इसकी, और ये इसका ज्ञान होना परम आवश्यक है। तो इसलिए सही ढंग से पत्र लिखना आना बहुत ही ज़रूरी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम अनौपचारिक एवं औपचारिक पत्रों की शैली के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले अनौपचारिक पत्रों के स्वरूप का थोड़ा सा विश्लेषण हम करते हैं। तो जो अनौपचारिक पत्र होते हैं उनकी शैली में काफ़ी विविधता होती है। इनकी शैली और स्वरूप पर भी कोई विशेष नियम लागू नहीं होता। जैसे कि मैंने आपको पिछली कक्षा में भी बताया था कि कोई विशेष कंडीशन नहीं है कि इसमें थोड़ा सा है, एक तरीका होना चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जो अंदर का कंटेंट है उसमें कोई बहुत ज़्यादा मारामारी नहीं है कि इसमें यही होना चाहिए, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, आप इसमें इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते, या विषय जो है वो सीमित होने चाहिए, या इस कोई एक कैटेगरी बना दी कि ये कैटेगरी के विषय, ऐसा कोई इसमें प्रतिबंध नहीं होता। कोई भी विषय हो सकता है, कोई भी शैली हो सकती है, जो मेरी बात सामने वाला समझ पाए, मुझे उस शैली का प्रयोग करना चाहिए। अनौपचारिक पत्रों में औपचारिक के नियम बदल जाएंगे, ठीक है। तो अनौपचारिक में हमें छूट मिलती है। तथापि पत्र के ऊपरी ढांचे के संबंध में एक सामान्य पद्धति का चलन है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक मोटे तौर पर अगर अनौपचारिक पत्र लिखना है तो क्या क्या होना चाहिए, तरीका क्या होना चाहिए, वो थोड़ा सा उसके कुछ हल्का सा कुछ नियम बनाए हुए हैं, तो उसको भी हम जानने का प्रयास यहाँ पे करेंगे। तो वो क्या है, वो नियम, जो सामान्य पद्धति है वो क्या है? तो वो है कि अनौपचारिक या व्यक्तिगत पत्र में लिखने वाले का पता और पत्र लेखन की तिथि पत्र के सबसे ऊपर दाईं ओर राइट हैंड साइड पर लिखी जाती है अनौपचारिक पत्रों में, या जिसको व्यक्तिगत पत्र भी मैं आपको बता देता हूं कि अनौपचारिक या व्यक्तिगत पत्र एक ही बात है। तो उसमें जो लिखने वाला है, यदि मैं पत्र लिख रहा हूं तो मेरा जो पता है वो पत्र के दाहिनी ओर राइट हैंड साइड पर ऊपर की तरफ लिखा जाएगा। उसके बाद बाईं ओर पत्र प्राप्त करने वाले को संबोधित किया जाएगा, उसका संबोधन वहां पे होगा लेफ्ट हैंड साइड पे, और यह संबोधन जो है वो अत्यंत व्यक्तिगत होता है। जिस नाम से आप उसको बुलाते हैं, आप हो सकता है किसी अपने कज़न भाई को गोलू नाम से बुलाते हो तो आप गोलू बोल सकते हैं। पता चला कि उसका असली नाम गौरव शर्मा है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप उसको क्योंकि गोलू बोलते हैं तो आप गोलू बोलिए। ज़रूरी नहीं कि आप उसमें गोलू शर्मा जी ऐसा लिखने की कोई फॉर्मल होने की आवश्यकता रिश्तेदारों में, आपस में, व्यक्तिगत पत्रों में नहीं होती। माता पिता या अन्य सम्मान्य व्यक्तियों
जिनका सम्मान हमें करना चाहिए, ऐसे सम्मान्य व्यक्तियों के लिए प्रायः श्रद्धेय, पूज्य, पूजनीय, आदरास्पद, मान्य, माननीय, इस प्रकार के जो विशेषण हैं उनका प्रयोग होता है संस्कृत पत्रों में। समवयस्कों, जो हमारी ही उम्र के हैं, हम उम्र हैं, अथवा जो छोटे हैं, हमसे आयु में छोटे हैं, उनके लिए प्रायः हम लोग प्रिय इस विशेषण का प्रयोग कर सकते हैं या करते हैं। उसके बाद अभिवादन। अब जब हमने इधर अपना पता लिख दिया राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे उनको संबोधित कर दिया, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, वहीं लेफ्ट हैंड साइड से आरंभ होगा, उनको अभिवादन करेंगे। क्या लिखेंगे अभिवादन में संस्कृत पत्रों में? प्रणामः, नमो नमः, नमस्कारः, स्नेहाशीषः, शुभाशीर्वादः, चिरंजीव, शुभम भूयात्, इस प्रकार और भी उदाहरण हो सकते हैं। इन आदि शब्दों का प्रयोग हम करते हैं। पत्र की शुरुआत में, पत्र के आरंभ में कुशलता के समाचार या पत्र पाने की सूचना या पत्र पाने के संदर्भ या ऐसी ही किसी अन्य बात से हम शुरुआत कर सकते हैं। या तो हालचाल पूछता है कि हम सब यहाँ पर कुशलता पूर्वक हैं, आशा है कि आप सब भी वहाँ कुशलता पूर्वक होंगे, है ना। ऐसे हम लोग पत्र शुरुआत कर सकते हैं। या फिर कि आपका पत्र प्राप्त हुआ तो बड़ा अच्छा लगा, उसी के उत्तर में आप कहना चाह रहे हैं कि आपका पत्र मिला था और अब उसका उत्तर मैं आपको दे रहा हूँ। या उसमें जो भी बातें कही गई थी, कुछ पूछा था, या कोई सामान्य भी हो सकता है कि उन्होंने कुछ हालचाल बताए हो, तो इनका भी एक कर्तव्य बन जाता है कि पत्र का जवाब दिया जाए। तो वो उस कर्तव्य निर्वहन के लिए भी हो सकता है कि आप रिप्लाई पत्र लिख रहे हो, तो ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है। और तब पत्र का मुख्य विषय लिखा जाता है। तो यह एक भी हो सकता है और कई सारे भी। क्या चीज़? विषय आपके एक भी विषय हो सकता है कि आप, उसने आपसे कोई एक बात पूछी तो आप उस एक बात का रिप्लाई कर रहे हैं, या उसने एक पूछी आप 10 बताना चाहते हैं तो 10 भी बता सकते हैं, क्योंकि ये हमारे आपस का मामला है। हमारे भाई बंधु, हमारे रिश्तेदार, हमारे मामा चाचा काका कोई भी हो सकते हैं, तो उनमें वो हमें डांटेंगे थोड़ी कि मैंने तुझसे एक बात पूछी तूने 10 बात बता दी, मुझे लगा कि बताना चाहिए तो मैंने बता दिया। तो इसमें कोई समस्या नहीं है। इसलिए यह पत्र कुछ पंक्तियों का भी हो सकता है और कुछ पृष्ठों का भी हो सकता है कि आपकी बात एक लाइन में ही समाप्त हो जाए, हो सकता है कि आपको 10 पेज लग जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है। वस्तुतः अनौपचारिक पत्रों में मुख्य विषय के आकार पर कोई बंदिश, कोई प्रतिबंध नहीं होता और पत्र के अंत में प्रायः एक बार फिर से अभिवादन होता है। आपने आरंभ में अभिवादन किया, एक बार लास्ट में भी अभिवादन, प्रणाम, नमस्ते, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तत्पश्चात सबसे नीचे दाहिनी ओर, राइट हैंड साइड पे सबसे नीचे पत्र का लेखक अपना हस्ताक्षर करता है, लेकिन हस्ताक्षर करने से पूर्व वह अपना स्वनिर्देश, अपना निर्देश लिखता है। वह निर्देश भी अनेक प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि भावत्कः, भवदीयः, भवन्निष्ठः, भवद अभिन्न हृदयः आदि के रूप में। मतलब इन सब का अर्थ है कि भवदीयः आपका, आपका आशीष, आपका लिखा, उसका आशीष लिखा, साइन कर दिए। भावत्कः आपका, इन सब के अर्थ जो है वो आपका अपनेपन के अर्थ में है। यदि कोई बात पत्र लेखन के समय छूट गई है, मान लीजिए आपने सब कुछ पूरा पत्र लिख दिया, अपना नाम, साइन सब कुछ कर दिया, लेकिन आपको याद आया बाद में कि अरे यार ये बात तो मैं भूल ही गया, तो बीच में अगर ऐसे करके निशान बनाकर आप लिखे तो अच्छा नहीं लगता, पीछे आपकी जगह बची हुई है, तो आप उसमें जो बात ऊपर छूट गई है उस बात को नीचे वापस से ऐड कर सकते हैं, भले आपने अपना नाम और हस्ताक्षर इत्यादि कर दिए हों। उसका तरीका क्या है कि आप वहाँ पर पुनश्च लिखकर उसे बाद में फिर से जोड़ सकते हैं, यदि कोई बात आपकी छूट गई है, आपको बाद में याद आती है तो इतनी स्वतंत्रता भी इस अनौपचारिक पत्र में होती है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि मान लीजिए मैंने राइट हैंड साइड पर संस्कृत में पत्र लिख रहा हूँ, राइट हैंड साइड पर मैंने लिख दिया कि फ्लैट नंबर 106 सेक्टर 5 रोहिणी दिल्ली ये, और तारीख डाल दी। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया है कि लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे पहले हम उनको संबोधन करेंगे, तो मैंने लिखा श्रद्धेयाः तात्कल्पाः शर्म महोदयः प्रणमांजलि ही निवेद्यते। अभी मैं आपको पहले एक बार बोल के बताता हूँ, बाद में इसका हिंदी अर्थ भी आपको मैं बता दूंगा। भवद्भिः प्रेषितानि ग्रंथरत्नानि समासाद्य मच्चेतसि परमा प्रीतिः अजायत तद विषये स्वविचार विज्ञापनार्थम अहम यदादिष्टः तन्नूनमेव मयि भवतां कृपातिशयत्वं सूचयति।
एषु दिनेषु द्वयोः शोधपत्रयोः लेखने अपरिषु च नैकेषु कौटुम्बिककार्येषु व्यापृत्तित्वात् आगामिनि मासे स्वीयवचांसि भवतां सविधे समर्पयिष्यामि। विचारः कियान् विस्तरो भवेदिति कृपया ज्ञापयेयुः। चेन् महाननुग्रहो भविता भवतां श्रीचरणेषु प्रणति पुरस्सरम। उसके बाद आपने ये पूरा आपका हो गया। उसके बाद आपने अंत में राइट हैंड साइड पर ही भवताम स्नेह भाग आपने लिखा भवदीय, जैसा मैंने आपको बताया कि भवदीया भावत कहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हमने लिख दिया भवताम स्नेह भाग आशीषः। फिर मुझे याद आया कि अरे एक बात उनको बताना भूल ही गया, सारा लेटर तो खत्म हो गया। तो मैंने जो तरीका आपको बताया था कि आप पुनश्च लिखकर अपनी बात को ऐड कर सकते हैं, तो फिर मैंने पुनश्च लिखा। पुनश्च एकम हर्षदम वृत्तम मदीयः एकः शोध ग्रंथः दिल्ली संस्कृत अकादम्या दिल्लीस्था 20वीं शताब्दीयाः संस्कृत रचनाकाराः इति शीर्षकेण प्रकाशितः। ये मैंने कोई बात छूट गई थी वो बाद में जोड़ दी। तो इसका हिंदी अनुवाद क्या हुआ कि मैंने पहले अपना एड्रेस लिखा, फ्लैट नंबर 106 सेक्टर 5 रोहिणी सब लिखा। लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा कि श्रद्धेय पितृतुल्य शर्मा जी, फिर उसी के नीचे मैंने प्रणाम किया उनको। तो आपके द्वारा प्रेषित जो है पुस्तकें पाकर मुझे असीम आनंद मिला। उन पुस्तकों के बारे में मुझे अपने विचार प्रकट करने का जो आदेश आपने मुझे दिया वह मेरे प्रति आपकी कृपा की अतिशयता का परिचायक है। मैं इन दिनों शोध पत्रों के लेखन एवं अन्य जो पारिवारिक कार्य हैं उनमें बड़ी व्यस्तता के कारण अपनी बातें अगले महीने आपकी सेवा में रख पाऊंगा। मतलब इसमें मैं थोड़ा बिजी हूँ, तो मैं अगले महीने आपको बताऊंगा जो आपने मुझसे पूछा है। और मेरी बातें कितनी विस्तार से हों इस विषय में अगर आप कुछ बता दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। आपके चरणों में मेरा प्रणाम, आपका स्नेह भाजन आशीष। फिर याद आया कि मैं कुछ बात बताना भूल गया था, तो मैंने पुनश्च लिख दिया कि एक सुखद समाचार कि दिल्ली संस्कृत अकादमी ने मेरी एक शोध पुस्तक को दिल्ली के 20वीं सदी के संस्कृत रचनाकार इस शीर्षक से प्रकाशित किया है। तो मैंने ये बाद में ऐड कर दिया। तो संस्कृत भाषा में लिखे गए बहुत से जो व्यक्तिगत पत्र जो हैं वो पद्यमय होते हैं, पद्य श्लोकों के रूप में। पद्यों की रचना हेतु पत्रों के लेखक विविध छंदों का प्रयोग करते हैं, परंतु उन छंदों में अनुष्टुप सबसे अधिक लोकप्रिय है। क्योंकि जब हम अनौपचारिक पत्र लिख रहे हैं तो उसमें एक तो संस्कृत में लिख रहे हैं, उसमें फिर श्लोक लिख रहे हैं, तो संस्कृत के जितने भी श्लोक हैं उनमें जो सबसे सरल जो छंद है वो अनुष्टुप छंद होता है, जिसको लिखना भी आसान होता है और जिसको समझना भी आसान होता है और जिसका आकार भी छोटा होता है। शार्दूल विक्रीडित या मंदाक्रांता जैसे बड़े बड़े छंद का इसमें प्रयोग नहीं करते हैं। वस्तुतः यह सबसे आसान छंद होता है। रामायण है, महाभारत है, इनके अधिकांश जो पद्य हैं वो इसी छंद में लिखे गए हैं। तो इस छंद में लिखे गए पद्यों को श्लोक कहा जाता है। पद्यमय अनौपचारिक पत्रों में भी पत्र का जो ऊपरी ढांचा गद्यमय पत्र की भांति ही होता है। ये नहीं कि आपने एड्रेस भी अपना श्लोक में ही लिख दिया, एड्रेस श्लोक में थोड़ी लिख सकते हैं। एड्रेस तो आपका जो है वो वैसा का वैसा रहेगा और जो आप संबोधन करेंगे वो भी आप ऐसे लिखेंगे। उसके बाद अंदर की जो बात है कोई, क्योंकि होता क्या है कि अब कोई संस्कृत का विद्वान है जिसको परम विद्वान है, तो वो श्लोक बनाना कई लोगों के लिए, जो संस्कृत के विद्वानों के लिए बड़ा ही सरल होता है। वो बातचीत श्लोक में कर सकते हैं, ऐसे चुटकियों में अनुष्टुप छंद तो बहुत सरलता से बना सकते हैं उसके अंदर श्लोक। तो वो व्यक्ति जब पत्र लिखेगा तो वो भी उसमें भी वो श्लोक के माध्यम से पत्र लिख देता है, और जो सामने जो पाने वाला है पत्र को वो भी संस्कृत का विद्वान होना चाहिए। पता चला कि ऐसे व्यक्ति को नहीं लिख सकता वो जिसको संस्कृत नहीं आती। दोनों ही अगर संस्कृत के धुरंधर विद्वान हैं तो आपस में पता चला कि इन्होंने अनुष्टुप में लिखकर पूरा पत्र भेजा तो उसने भी अनुष्टुप में ही पूरा का पूरा पत्र का उत्तर लिख दिया। ऐसा भी होता है, ऐसा भी संभव है। या जिस छंद का इन्होंने कोई ज़्यादा उच्च कोटि का विद्वान है, पता चला उसने वंशस्थ में लिख दिया तो अगले वाले ने भी वंशस्थ में उसका उत्तर दे दिया। ये ऐसा चलता है विद्वत जगत में। तो जो मैंने आपको बताया कि इसका जो ऊपरी ढांचा है वो गद्यमय ही होता है। पत्र का सिर्फ मुख्य भाग जो उसका मुख्य कंटेंट है वो प्रायः पद्यमय या पद्यबद्ध होता है। तो एक इसका भी नमूना देख लेते हैं कि आपने राइट हैंड साइड पर पहले अपना एड्रेस लिख दिया, फ्लैट नंबर 106 और ये सब दिल्ली, तारीख। उसके बाद आपने लेफ्ट हैंड साइड से आरंभ किया, तरीका वही है, प्रिया बंधुवर्याः। फिर आपने उनको एक संबोधन किया, सस्नेहाशीषः। उसके बाद अब आप आ गए अपनी बात पर, लेकिन किस माध्यम से आप लिख रहे हैं? संस्कृत के माध्यम से। नववर्ष शुभाशंसा भवद्भिः प्रेषिता मयि अमंदानंद संदोह व्यतन्वन मम मानसे।
ऐसे करके एक श्लोक हुआ, ऐसे करके 5-7 श्लोक उन्होंने लिख दिए और लास्ट में अपने अंत में राइट हैंड साइड पर सदा मंगलाभिलाषी आशीषः और उसके बाद समाप्त कर दिया। फिर भी अगर इसमें भी कुछ आपको लगा कि भूल गए हैं तो पुनश्च लिखकर इसमें भी आप ऐड कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन वो भी श्लोक में ही होगा अगर आपने कोई बात छोटी है तो ये इसका दूसरे प्रकार का उदाहरण हो गया। इसके में इसका जो थोड़ा सा अर्थ बता देता हूँ, इसमें आपने लिखा कि प्रिय बंधुवर सस्नेहा आशीर्वाद, नए साल के उपलक्ष्य में आपके द्वारा भेजी गई जो शुभकामना ने मेरे हृदय को अत्यधिक आनंदित किया। ठीक है, तो और उसके बाद जो भी आपने आगे 2, 3, 4, 5 श्लोक, जितना श्लोक लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, बशर्ते आपको श्लोक बनाने आने चाहिए। ठीक है, और लास्ट में आपने लिखा सदा मंगलाकांक्षी, अपना नाम लिख दिया और साइन कर दिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि औपचारिक पत्र की शैली कैसी होती है। तो औपचारिक पत्रों की शैली एवं लेखन पद्धति विशिष्ट और सुनिश्चित होती है। जैसे कि हमने पहले भी मैंने चर्चा की थी कि औपचारिक होते ही, फॉर्मल होते ही आपको सोच समझना पड़ता है, आपको सोचना पड़ता है कि मैं क्या शब्दों का प्रयोग करूं। कोई आप लूज टॉक नहीं कर सकते, कोई हल्के शब्द नहीं रख सकते, कोई ऐसे शब्द नहीं रख सकते जो कि सुनने में अच्छे ना लगे या पढ़ने में अच्छे ना लगे। इन बातों का विशेष ध्यान आपको रखना पड़ेगा। यद्यपि इसमें भी समय समय पर परिवर्तन होता रहता है, तथापि इसके रूप और आकार लगभग सुस्थिर होते हैं। प्रत्येक औपचारिक पत्र के लेखन की एक पृथक ही पद्धति होती है। आपको अगर महाविद्यालय के प्राचार्य को लिखना है तो उसकी शैली अलग हो सकती है, विद्यालय के प्रधानाचार्य को लिखना है तो उसकी शैली अलग हो सकती है, किसी बैंक के मैनेजर को लिखना है तो उसकी शैली अलग हो सकती है, किसी कंपनी के सीईओ को लिखना है तो उसकी अलग हो सकती है, किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय या संस्कृत विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के कुलपति को लिखना है, महाविद्यालय में कुलपति नहीं होता, विश्वविद्यालय में के कुलपति को, महाविद्यालय के प्राचार्य को लिखना है तो उसकी शैली अलग प्रकार की हो सकती है। तथापि कुछ बातें सभी तरह के औपचारिक पत्रों पर सामान्य रूप से लागू होती हैं। औपचारिक पत्रों में निजीपन की गुंजाइश नहीं होती, आप उस पर पर्सनल टॉक नहीं कर सकते। हो सकता है कि आपके कॉलेज के प्रिंसिपल से आपकी व्यक्तिगत दोस्ती हो, बातचीत हो, आप उनको साथ गाड़ी में जाते हो तो आप वहाँ पे जैसे चाहे बात कर लीजिए, लेकिन उसी प्रिंसिपल को जब आपको पत्र लिखना होगा जो कि ऑफिशियल होगा तो आपको वहाँ पे आप अपने पर्सनल बातें नहीं कर सकते कि सर हम तो रोज गाड़ी में जाते हैं, सर प्लीज़ मेरा ये प्रमोशन कर दीजिए या मेरा काम कर दीजिए। ऐसी आप प्रमोशन लिखेंगे तो आप उसमें नियम बताएंगे कि सर मेरा इतना साल पूरे हो चुके हैं और कृपया मेरे इसको प्रमोट किया जाए, मेरे पद को, इस तरह के। तथापि इसकी भाषा में ऐसा रूखापन या अटपटापन भी नहीं होना चाहिए कि पढ़ने वाले को अस्पष्ट या बुरा लग जाए। उनको बुरा नहीं लगना चाहिए, बुरा लग गया तो आपका काम ही नहीं करेगा, कहेगा, बुला लेगा आपको कि ये क्या आप लिखा, आपको लिखने की आपको तमीज़ नहीं है। तो सहज, विनम्र, इस शब्दावली का प्रयोग आपको करना चाहिए। भले ही आपको अपना कोई आपको शिकायत भी दर्ज करनी है तो भी आप उसको विनम्रतापूर्वक ही करेंगे। औपचारिक पत्रों में संक्षिप्तता एवं स्पष्टता परम आवश्यक होती है। ऐसे पत्रों में प्रमुख मुद्दों का उल्लेख मात्र होता है, उनका विस्तार से विश्लेषण नहीं किया जाता। आप सिर्फ बताएंगे कि सर लेटर नंबर दिस मुझे प्राप्त हुआ, उसमें ये कहा गया था, उसके उत्तर में मैं आपको ये लिख रहा हूँ। ज़्यादा डिटेलिंग की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि पढ़ने वाले व्यक्ति के पास अधिक समय नहीं होता। जिसको आप लिख रहे हैं किसी कुलपति को लिखेंगे वो पूरा पत्र थोड़ी पढ़ेगा, वो सिर्फ, कई लोग तो सिर्फ सब्जेक्ट देखते हैं। आपने किसी को मेल किया, वो भी एक प्रकार का पत्र है, तो पूरा मेल अंदर क्या लिखा है उसको कोई नहीं देखता, ऊपर वो सब्जेक्ट पढ़ते हैं कि अच्छा इन्होंने जो है अपना छुट्टी के लिए अप्लाई किया है, अच्छा इन्होंने जो है अपना इसके प्रमोशन के लिए अप्लाई किया है, फाइल आगे बढ़ाने के लिए अप्लाई किया, वो उतना देख के वो काम करते हैं क्योंकि समय का अभाव होता है। तो ऐसे पत्रों का आकार प्रायः 1 से 2 पृष्ठों तक का ही होता है। पत्रों में कही गई जो बातें हैं उनमें यथा तथ्यता अथवा मतलब जो चीज़ जैसी है उसको वैसा ही बताना तथा उचित क्रम निर्वाह जरूरी होता है ताकि पढ़ने वाला उसे सहजता से समझ सके। पत्रों में यदि पिछली बात या पिछले पत्र का उदाहरण दिया गया है तो उसकी तिथि, संख्या, विषय, ये सब आदि का उल्लेख सही होना चाहिए। जैसे कि आपको बताना पड़ेगा कि रेफरेंस टू दिस लेटर नंबर दिस, फैक्स नंबर दिस, ईमेल नंबर, जो भी आप तारीख वारीख सब चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी। छोटी सी भी गलती होने पर श्रम, समय एवं धन की प्रभुत हानि हो सकती है। आपका समय भी गया, पता चला कि वो लेटर गलत हो गया तो आपको फिर से लिखना पड़ेगा, डांट भी पड़ सकती है, आपको समाज में लज्जित भी होना पड़ सकता है। तो इनका बड़ा विशेष ध्यान आपको रखना पड़ता है। प्रशासनिक पत्रों में इस तरह की गलती से तो गंभीर कानूनी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। पता चला कि आपने प्रशासनिक तौर पे गलत ही लेटर नंबर लिख दिया, कुछ ऐसी गलती बात लिख दी, गलत आपने जो लेटर नंबर लिखा वो किसी और का है, तो पता चला कि उसने शिकायत कर दी कि आपने मेरा लेटर कैसे नंबर कैसे यूज़ कर लिया। तो आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि ये मैं जो लिख रहा हूँ वो मेरा ही है, मुझसे ही संबंधित है, किसी दूसरे का ना हो जाए।
तो औपचारिक पत्र इस प्रकार से कई तरह के हो सकते हैं। तो सरकारी पत्र, व्यावसायिक पत्र, आवेदन पत्र आदि ये इनके प्रकार हो सकते हैं। आवेदन पत्र भी जो है वो कई तरह के हो सकते हैं, जैसे नौकरी के लिए आवेदन, छुट्टी के लिए आवेदन, छात्रवृत्ति के लिए, किसी विद्यालय महाविद्यालय में आपको प्राचार्य से छात्रवृत्ति लेनी है, उसके लिए अलग प्रकार की शैली होगी। किसी विशेष अनुमति या सुविधा के लिए, मान लीजिए कोई किसी का परीक्षा से पहले किसी का एक्सीडेंट हो गया है, तो उसके हाथ में चोट लग गई है, तो वो चाहता है कि उसे एक राइटर उपलब्ध कराया जाए, तो उसके लिए वो विशेष अनुमति के लिए अलग प्रकार का पत्र लिखना पड़ेगा। ये सब आवेदन की कैटेगरी में आते हैं। परंतु सभी आवेदन पत्रों की शुरुआत जो है वो ऊपर से होती है। यहाँ पे अनौपचारिक में दाईं ओर से हो रही थी और यहाँ पे बाईं ओर से होती है। सर्वप्रथम सेवायाम, संस्कृत हिंदी में लिखते हैं सेवा में, प्राचार्य या प्रधानाचार्य, राजकीय महाविद्यालय या विद्यालय, उसका नाम हम लिखते थे। संस्कृत में सेवायाम ऐसे लिखा जाता है। फिर अगली पंक्ति में उस अधिकारी का पदनाम, नाम नहीं, उसका पदनाम। आप कभी भी प्रिंसिपल को नाम नहीं लिखेंगे कि डॉक्टर फलाना फलाना, आपसे लिखते हैं प्राचार्य। अंडरस्टूड है कि प्रिंसिपल के नाम जा रहा है, उसका नाम चाहे फिर कुछ भी हो, क्योंकि हम एक पद को लिख रहे हैं, ना कि किसी व्यक्ति को। तो अधिकारी का पदनाम तथा उससे अगली पंक्ति में पता लिखा जाता है जिसके नाम आप पत्र भेज रहे हैं। ये महाविद्यालय, उसका एड्रेस, पिन कोड सहित पूरा लिखेंगे। तत्पश्चात संबोधन के रूप में आप लिखेंगे महोदय, इस शब्द का प्रयोग होता है, या महोदया। यदि आवेदन पत्र नौकरी हेतु है तो नौकरी के विज्ञापन का संदर्भ दिया जाएगा कि आपका जो एडवर्टीजमेंट नंबर दिस है ना, जो एडवर्टीजमेंट कहीं निकला होगा किसी समाचार पत्र में या ऑनलाइन, तो वो रेफरेंस दिया जाएगा। फिर मुख्य विषय का आरंभ निवेदन के रूप में किया जाता है। अतः वाक्य प्रायः निवेद्यते या निवेदनम इदम जैसे शब्दों से शुरू किया जाता है। पत्र के अंत में शिष्टाचारवश सधन्यवादः लिखकर स्वनिर्देश के रूप में दाईं ओर राइट हैंड साइड पे भवदीयः, प्रार्थी, भावत्कः, विनीतः, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग आप कर सकते हैं। फिर पत्र लेखक अपने हस्ताक्षर करके अपना पता लिखता है। यहाँ तिथि जो है वो नीचे बाईं ओर लिखी जाती है। यहाँ तिथि जो है वो नीचे बाईं ओर लेफ्ट हैंड साइड पर लिखी जाती है। किसी संस्था अध्यक्ष अथवा संपादक को संबोधित पत्र भी लगभग इसी ढंग से लिखे जाते हैं। इनमें पत्र लेखक चाहे तो अपना पता ऊपर दाईं ओर उस ढंग से भी लिख सकता है जैसे व्यक्तिगत पत्रों में लिखा जाता है। व्यापारिक या व्यावसायिक पत्रों को लिखने का ढंग काफ़ी सुनिश्चित होता है। ये पत्र जो है वो प्रायः संस्था के लेटर हेड पर लिखे जाते हैं। बाईं ओर लेफ्ट हैंड साइड पे बाईं ओर शुरू में ही पत्रांक जरूर लिखा जाता है। तत्पश्चात उसके नीचे उस व्यक्ति या संस्था आदि का नाम और पता लिखा जाता है जिसे पत्र लिखा जा रहा हो। दाईं ओर तिथि लिखी जाती है। संबोधन हेतु प्रिय अथवा महोदय शब्द का प्रयोग आप कर सकते हैं। इसके बाद मूल कथ्य दिया जाता है। मूल जो आपका कंटेंट है वो आ जाएगा। यदि एक से अधिक प्रमुख बातें आपको लिखनी है तो उनका स्पष्ट और पृथक पृथक उल्लेख किया जाना चाहिए। मतलब पॉइंट आप बना सकते हैं कि एक मेरा ये पॉइंट है, एक मेरा ये पॉइंट है, आपने ऊपर बना दिया, उसके बाद अंदर उस चीज़ को विस्तार से लिखा, तो अनावश्यक विस्तार का इससे परिहार हो जाता है। स्वनिर्देश में आप भवदीयः, आपका संस्कृत में भवदीयः, इस शब्द का व्यवहार कर सकते हैं। अंत में आपके हस्ताक्षर किए जाते हैं। यदि पत्र के साथ कोई अन्य कागजात भेजे जा रहे हों तो उसका उल्लेख आपको बाईं ओर नीचे संलग्नम लिखकर किया जाना चाहिए। आप संलग्नम लिखकर आप पॉइंट डाल सकते हैं कि मैं इस लेटर के साथ क्या क्या मैं अटैच कर रहा हूँ। एक व्यावसायिक पत्र का हम नमूना देख लेते हैं। जैसे कि आपने इधर एक तारीख लिख दी राइट हैंड साइड पर और इधर आपने लिखा कि संस्कृत विभागः दिल्ली विश्वविद्यालयः दिल्ली 11007, दूरभाष संख्या और पत्रांक जो लेटर आपको मिला था उसकी रेफरेंस आपने दिया। उसके बाद जिसको आप संबोधित कर रहे हैं उसको आप लिखेंगे कि डॉक्टर ओमनाथ बिमली विभागाध्यक्षः दिल्ली विश्वविद्यालय संस्कृत विभागः, विषय शोध परियोजनायां स्वीयोपलब्धीनां सार संक्षेपणम्। महोदय नमस्कारः, चिरकालात् भवता पत्र व्यवहारो नैव साधिता, आशा से विभागेन प्रदत्ता शोध परियोजना भवता परिपूर्णतां नीता स्यात्, कृपया अस्यां योजनायां स्वीयोपलब्धीनां सार संक्षेपम अविलंबम प्रेषयतु। इस प्रकार आपने पूरा जो पत्र लिखा वो लिखा और लास्ट में आपने सप्रेम और राइट हैंड साइड पे भवदीयः डॉक्टर आशीष कुमारः सहायक आचार्यः संस्कृत विभागः
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, ऐसे लिखकर आप पत्र को समाप्त कर सकते हैं। ठीक है। पत्र लेखन की जो भाषा है वो किस प्रकार की होनी चाहिए? पत्रों के भावों को अभिव्यक्त करने में उसमें प्रयुक्त भाषा की बहुत ही अहम भूमिका होती है। अनौपचारिक पत्रों की भाषा पत्र लिखने वाले एवं पाने वाले की योग्यता, मनःस्थिति और पारस्परिक संबंध एवं उनके द्वारा अनुभूत अपनेपन के अनुकूल होती है, परंतु व्यक्तिगत पत्रों जैसी भाषिक विविधता औपचारिक पत्रों में नहीं होती। औपचारिक पत्रों की भाषा को मनमाने ढंग से बदला नहीं जा सकता। तो आगे के जो हमारी कक्षाएं होंगी उसमें हम पत्र लेखन के इसी पहलू पर विचार करेंगे। अनौपचारिक पत्र की जो भाषा है वो उस पत्रों में आप परिवार के सदस्यों या मित्रों की बातचीत जैसा निजीपन होता है। संस्कृत के अनौपचारिक पत्र जो हैं अथवा जो व्यक्तिगत पत्र हैं वो प्रायः एक विद्वान के द्वारा दूसरे मित्र विद्वान को लिखे जाते हैं। आप सोच सकते हैं कि जो संस्कृत में पत्र लिख रहा है विद्वान तो होगा ही, और जो जिसको लिख रहा है वो भी संस्कृत का ही विद्वान होगा, क्योंकि दोनों ही संस्कृत के विद्वान होंगे तभी तो एक संस्कृत वाला दूसरे को लिख पाएगा। दूसरा यदि अयोग्य है संस्कृत समझने में तो ना तो वो लिखेगा, और अगर लिख भी दिया तो उसको कुछ समझ नहीं आएगा। तो इस तरह इन पत्रों के लेखक और प्राप्त करने वाले दोनों ही साहित्यिक रस का आस्वादन करने वाले परिनिष्ठित मनीषी होते हैं, परम विद्वान होते हैं। अतः इन पत्रों में साहित्यिकता का सघन पुट होता है। अनुप्रास अलंकार का जमकर प्रयोग किया जाता है। अब संस्कृत में लिखा तो धड़ाधड़ धड़ाधड़ अनुप्रास अलंकार का जो है बार बार एक ही अक्षर की उसमें पुनरावृत्ति हो रही है। पढ़ने में एक आनंद सा आता लगता है कि कोई साहित्य पढ़ रहे हैं। कहीं कहीं अवसर मिलने पर यमक की छटा भी प्रदर्शित करने को मिल जाती है, उसमें कोई कंजूसी नहीं करते हैं। परिमार्जित भाषा के प्रयोग क्रम में तकनीकी शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे रात्रि के प्रथम प्रहर हेतु प्रदोषः शब्द का, बादलों से घिरे दिन के लिए दुर्दिनम शब्द का प्रयोग इन साहित्यिक और अनौपचारिक पत्रों में बहुत ही धड़ल्ले से होता है। व्याकरण शास्त्र के कठिन किंतु चमत्कार उत्पन्न करने वाले अथवा नाद सौंदर्य से परिपूर्ण शब्दों के भी इन पत्रों में प्रचुरता से दर्शन आपको हो जाएंगे, जैसे बा भ्रम्यते, दन द्रम्यते, ऐसे सुनने में एकदम आनंद सा जाता है। संस्कृत विद्वानों के व्यक्तिगत पत्रों के अनेक वाक्य संस्कृत साहित्य की उत्कृष्ट सूक्तियों से मंडित होते हैं। संस्कृत के लोक प्रसिद्ध मुहावरों का पंक्तियों में सन्निवेश कर देने से उनकी मोहकता और प्रभावोत्पादकता बढ़ जाती है, जैसे संतोषः परमं सुखम, प्रथमे ग्रासे मक्षिका पातः, क्षणशा विद्याम अर्जयत, कार्यम वा साधयेयम, ध्येयम देहम वा पातयेयम, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। इस प्रकार की जो प्रसिद्ध सुभाषित जो उक्तियां हैं वो अनौपचारिक पत्रों में बहुत ही अच्छे प्रकार से प्रयुक्त होती हैं। संबोधन एवं अभिवादन में भी जो प्रयुक्त शब्द हैं उसमें भी आपको कुछ विशेष दर्शन आपको हो जाएंगे शब्दों के, जैसे कि सब प्रश्रयम प्रणतितयः जैसे क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग भी इसमें हो सकता है। भवताम आश्रवाः, भवच्चरणानुरागी, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग इसमें हो सकता है। और जो औपचारिक पत्र है उसकी शैली कैसे होती है? औपचारिक पत्रों की भाषा सरल किंतु विशिष्ट और निश्चित होती है। यहाँ पर स्वाभाविक विनम्रता का ध्यान रखा जाता है। वैयक्तिक पत्रों की तरह इसमें विनम्रता की आलंकारिक पराकाष्ठा नहीं करनी की, मतलब आपने प्रिंसिपल से काम कराना है तो बड़े बड़े अलंकार आपने लगा के उसको बहुत चढ़ा दिया, या बहुत आलंकारिक या अनुप्रास और इन सब का प्रयोग उसमें नहीं किया जा सकता। उसमें जो बात है बस आप पॉइंट टू पॉइंट बात कीजिए। व्यक्तिगत पत्रों की तरह इसमें विनम्रता नहीं दिखानी है, उसकी पराकाष्ठा पे नहीं पहुंचना है, क्योंकि औपचारिक पाठक को वह बड़ा ही अटपटा लग सकता है, परंतु साथ ही रूखापन भी नहीं होना चाहिए। इतना भी नहीं कि बिल्कुल ही आपने प्लेन लिख दिया, कोई उसको सविनय निवेदन है कि कोई आपने प्रिय सम्मानित कुछ भी शब्द नहीं डाला, ऐसा भी नहीं होना चाहिए औपचारिक पत्रों में। अनौपचारिक पत्रों के विपरीत जो औपचारिक पत्र हैं उनमें संक्षिप्तता जो है उसका आप अपरिहार्य नहीं कर सकते, यानी कि आप उसको अत्यंत संक्षिप्त होना चाहिए औपचारिक पत्र। अतः सामासिक पद्धति का यत्र तत्र सहारा लिया जाता है, लेकिन दीर्घ समासों का नितांत प्रतिषेध इसमें होता है। अल्प प्रयुक्त शब्दों एवं व्याकरण शास्त्र के विलक्षण प्रयोग वाले शब्दों का कहीं भी प्रयोग नहीं किया जाता। अस्पष्ट अर्थ वाले शब्दों के प्रयोग हेतु औपचारिक पत्रों में कोई स्थान नहीं है, और व्याख्या सापेक्ष शब्दों के प्रयोग से भी आपको औपचारिक पत्रों में बचना चाहिए। ऐसा कोई शब्द ना लिख दे कि उसको इसकी व्याख्या करनी पड़ जाए या उसके एक से अधिक मीनिंग निकलेंगे तो समस्या आपको हो सकती है। तो इस कक्षा में हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में आगे के विषय पर चर्चा करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।